हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जुलाई मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 को लेकर। इससे पहले मैंने जून मंथ का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और सारे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप सभी को सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक एक पूरा सीक्वेंस में बनाने के लिए आप उसे भी देख लें ताकि और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो सके, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी एग्जाम से जैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले एक साल का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर फोकस उन्हीं करंट अफेयर्स पे दिया जाता है। तो इसलिए मैंने ये जो सीरीज का रखा है ये जून से लेके अप्रैल तक का रखा है, जो कि मैं 20 मई के अंदर कंप्लीट कर लूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो सारे वीडियोस को भी देख लें ताकि और ज़्यादा आपको जो टच है वो बना रहे, क्योंकि आप जो जैसे जैसे हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन या कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैं ओमिट कर देता हूँ या कुछ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ उसे मैं नहीं लेके आता हूँ, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप वो वीडियोस को भी देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो विजन है, जो अपना क्लैरिटी है उसे क्लियर करके रखें और रिविजन करते रहें, ताकि जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे एग्जाम के वक्त आपको उतना ही सुविधा होगा। शुरू करते हैं हम आज का इस एमसीक्यू एनालिसिस सीरीज को, जिसमें शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम एक मैप क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैप क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई दिस कंट्री विथ विच इंडिया इज कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन सनराइज 2। ठीक है, हम कौन से कंट्री के साथ ऑपरेशन सनराइज 2 कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत सारे दोस्त तो ऑलरेडी जान रहे होंगे कि ऑपरेशन सनराइज 2 किसके साथ हम करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि सनराइज सॉरी जो कि इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, रोहिंग्या इशू से रिलेटेड काफी था। ये कंट्री वो कौन था? म्यांमार। ये हमारा देश एक पड़ोसी देश है, बहुत ही हमारा फ्रेंडली फ्रेंड है, हमारा मैंने कंट्री है। जो कि ये ऑपरेशन सनराइज 2 में ये हुआ था कि एक मतलब 3 वीक लॉन्ग ऑपरेशन कैरी हुआ था, जो कि बॉर्डर एरियाज में जो मिलिटेंट ग्रुप्स है ना, जो भी मतलब इस तरह से अपना आवाज, जिनको गवर्नमेंट या किसी और का उनको आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो लोग एक आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद हमारे गवर्नमेंट और सभी के अगेंस्ट वो खड़े हो उठते हैं। तो उनको मिलिटेंट ग्रुप एक का नाम दिया गया है। तो जो भी ये ग्रुप है जो मणिपुर, नागालैंड और असम एरिया में है, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन सनराइज 2 लाया गया। क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है, ये देख पा रहे हैं आप, मणिपुर, नागालैंड, असम, ये तीनों जो फॉरेस्ट एरिया के आ रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फिल्ट्रेशन का से रिलेटेड कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं और उसके बाद वापस बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं जंगल के रास्ते से म्यांमार। तो बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा था कि हमें हमारे आर्मी और हमारे जो डिफेंस पर्सन है उनको कैसे ये कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए इंडिया और म्यांमार दोनों गवर्नमेंट ने साइन किया कुछ एग्रीमेंट, ताकि दोनों के डिफेंस पर्सन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में, और जितने भी ये जो टेरर ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, इनको वो ताकि कंट्रोल कर सके और उनको पकड़ सके। तो जैसे कौन कौन से जो ये मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, तो ये कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन केएलओ, नेशनल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम वन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो ये सारे लोग के मतलब ये सारे टेररिस्ट ग्रुप को, मैंने मिलिटेंट ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये ऑपरेशन सनराइज 2 लाया, म्यांमार के डिफेंस के सपोर्ट्स के साथ। ठीक है, चलिए अब मैप को देख लेते हैं। तो ये हो गया म्यांमार का बॉर्डर, काफी बड़ा बॉर्डर है हमारे इंडिया से जो टच करते हैं। तो उससे पहले यहाँ देख ले, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मणिपुर, उसके अलावा ये इस साइड आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं। तो ये कितने सारे स्टेट्स हैं जो म्यांमार बॉर्डर से टच करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे हैं जो अरुणाचल को म्यांमार को टच करते हैं, यानी 4 स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो ये चारों स्टेट से रिलेटेड हमें बहुत मतलब क्वेश्चन में इस तरह का आ जाता है कि कितने सारे स्टेट्स म्यांमार को टच करते हैं, तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप त्रिपुरा को भी आप समझ ले, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश को टच करता है या म्यांमार को नहीं। ठीक है, इसको मैं और अच्छी क्लैरिटी से आपको दिखा रहा हूँ। म्यांमार, क्योंकि म्यांमार एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया म्यांमार का बॉर्डर, वो किस किस से टच कर रहा है। इधर हो गया म्यांमार के थाईलैंड, ये हो गया लाओस हो गया, उसके अलावा इस तरफ चाइना, और इधर हमारा प्यारा देश भारत। और जो म्यांमार है ये बांग्लादेश को इस जगह से टच करती है, ये छोटा सा एरिया जो है। ठीक है, और इसी से वो जो रोहिंग्या के लोग थे वो यहाँ से बांग्लादेश भागे थे, कुछ लोग यहाँ से होते हुए इस तरफ आए थे, जान बचाते फिरते बेचारे लोग, कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर गए,
और अभी भी उससे रिलेटेड बहुत इधर उधर में ही है, कौन कहाँ है किसी को ठीक से पता भी नहीं है। और म्यांमार का जो कैपिटल हो गया वो हो गया नेपितो। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, देख लेते हैं। तो द हाईएस्ट नंबर एंड हाई एंडेमिज्म ऑफ ऑर्किड स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। बोटनिकल सेकंड स्टेटमेंट है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस ऑफ ऑर्किड्स ऑफ इंडिया। तो क्या बोटनिकल सर्वे करते हैं, चलिए ये भी एक कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का। उसके अलावा ट्रेड ऑफ वाइल्ड ऑर्किड इज बैंड ग्लोबली, इज बैंड ग्लोबली, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट का कीवर्ड। तो ये तीनों स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसमें पूछा गया तीनों में से कौन करेक्ट है या तीनों ही करेक्ट है। तो कीवर्ड आपने देख लिया है, कीवर्ड के हिसाब से अगर आपको अंदाजा, आपको अगर आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तब तो आप इजीली इसे टिक कर सकेंगे कौन होगा इसका ऑप्शन। तो आप वीडियो को हमेशा की तरह पॉज करके अपने आंसर दीजिए, हम बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। जो बाकी के जो कीवर्ड था, ये बोटेनिकल सर्वे ये सही था, बैंड ग्लोबली ये सही था, बट ये जो वेस्टर्न घाटी ये सही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीसीज है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, जो कि 612 स्पीसीज वहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश तो वेस्टर्न घाट्स में है ही नहीं। उसके बाद सिक्किम में 560 स्पीसीज पाया जाता है, जो कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल मिला के हैं। उसके अलावा दार्जिलिंग हिमालय, इसके अलावा मतलब दार्जिलिंग हिमालय में 479 स्पीसीज पाया जाता है। ठीक है, तो देखा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वो टॉप है ये स्पीसीज के कंसंट्रेशन में, बट वेस्टर्न घाट जो है वो हाई एंडेमिज ऑफ, मतलब क्या, मतलब जो हाई एंडेमिज ऑर्किड जो है वेस्टर्न घाट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वहाँ के कंपेयर में कम है। उसके अलावा जो 10 बायो जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया है, ये मैं आपको और अच्छे से एक अगले थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से ये 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स है इंडिया में। उससे पहले हम स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ लें कि ये जो हिमालयन जोन है ना, वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है इस जोन से, तो इसलिए हिमालयन रेंज में क्या अरुणाचल भी आ जा रहा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा दार्जिलिंग और सिक्किम के एरिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ऐसा नहीं है अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार में भी है कुछ। तो ये 10 बायो जियोग्राफिक जोन है, इसे भी हम अब थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा ये जो एंटायर फैमिली, जो ऑर्किड फैमिली है ना, उसे अपेंडिक्स 2 ऑफ CITES में रखा गया है। CITES क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। मतलब कुछ कन्वेंशन हम लोग किया गया है CITES के तहत, मतलब इनका जो ट्रेड है उनको हम लोग को रोकना है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में ये पूरे वर्ल्ड में ये सभी को चाहिए होता है, बहुत सारे इसका ट्रेड बिजनेस करते हैं ये ऑर्किड्स का। तो ये ऑर्किड्स का जो ट्रेड है वो रोकने के लिए इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, ताकि इसको अच्छी तरह से हम निगरानी दे सकें, और ये पूरे वर्ल्ड में बैंड है। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही हो गया, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1 गलत है, वेस्टर्न घाट्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसके मैप को देख लेते हैं। ये जो ये रहे 10 वो बायोजियोग्राफिक जो एरिया मैंने आपको बोला, तो इसमें सबसे पहले आपने देखा ये ट्रांस हिमालय यहाँ पर भी है। जो हिमालयज है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसा हमने देखा अभी, ये हिमालयज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अलावा डेजर्ट हो गया इस तरफ, फोर्थ में सेमी एरिड हो गया। उसके अलावा फिफ्थ में वेस्टर्न घाट, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन में दिया था, जो कि गलत था। देखिए इतना बड़ा एरिया बट फिर भी कम है कंपेयर टू ये जो हिमालयज। उसके अलावा फिर डेक्कन पेनिनसुला, इतना बड़ा एरिया है बट फिर भी कम है हिमालय से। ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे मतलब अर्बनाइज सिटीज डेवलप मतलब बने हुए हैं, तो कहाँ से उतना ज़्यादा हो पाएंगे, फिर भी है। फिर गंगेटिक प्लेन यूपी बिहार और ये बंगाल एरिया जो है। फिर कोस्टल एरिया जो इस साइड से कुछ कुछ जुड़ते हैं, इस यहाँ पर भी गुजरात के कुछ कुछ में मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा जो 9th हो गया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये जो हिमालय के अलावा जो एरिया ना, पूर्वांचल और इस तरफ जो एरिया आते हैं, यहाँ पे जो नागो हिल्स, नागा हिल्स वगैरह, ये सब एरिया के आसपास में जो हो गया नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये भी आता है आपको 9th नंबर में। और उसके अलावा 10th में जो आ गया वो आइलैंड, जो ये हो गया आइलैंड, और एक इधर लक्षद्वीप हमारे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर से कंसिडर करना है हमें ये दो स्टेटमेंट्स को। क्या है ये, तो इंडिया स्टूड अहेड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ हनी प्रोडक्शन इन 2017-18। तो अहेड है ये एक यहाँ का कीवर्ड हो गया। उसके अलावा ये जो बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी है, जो वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विवेक देबरॉय इज सेटअप टू आइडेंटिफाई वेज ऑफ एडवांसिंग बी कीपिंग इन इंडिया। तो ये विवेक देबरॉय ये कीवर्ड हो गया सेकंड स्टेटमेंट का, और ये अहेड हो गया ये फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है, और यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट।
तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है। ये बिबेक देबरॉय जी के अंदर में ही किया गया था, पर ये हम इंडिया चाइना से आगे नहीं है, जबकि हम 8th रैंक में आते हैं हनी प्रोडक्शन के मामले में, क्योंकि टोटल 64.9 थाउजेंड टन हम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि चाइना फर्स्ट रैंक पे है क्योंकि 551,000 टन ऑफ हनी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, और विवेक देबरॉय जी के कमेटी के अंदर ही ये हमें बी डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया था, बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक कमेटी से रिलेटेड ये तपन रे कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। टू स्पेल आउट रिवाइवल्स प्लान फॉर टेलीकॉम सेक्टर, review Income Tax Act 1961, review regulatory guidelines applicable to core investment companies, और none of the above। तो देखते हैं हम क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी, यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से रिलेटेड ये कमिटी ने क्या किया था, कुछ रिव्यू दिया था, रेगुलेटरी गाइडलाइंस दिया था। और ये कमिटी किनके द्वारा बनाया गया था, तो आरबीआई के द्वारा बनाया गया था, तपन रे के अध्यक्ष में, और ताकि हम जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ना, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छा फ्रेमवर्क बना सके। कोर कंपनीज कौन कौन से हो गए, आप थोड़ा एक बार गूगल कर लीजिए, और उसके बाद एक या तो अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको ज्यादा देर तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो वो प्लान बी। ये प्लान बी क्या है, इसे हमने बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर एनालिसिस में भी देखा था। तो ये समटाइम्स सीन इन न्यूज है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन काफी आती हैं हम किसी भी मतलब यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में। तो इसके 4 स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या है, प्रिवेंट स्पीडिंग ट्रेन्स फ्रॉम हिटिंग एलिफेंट्स अक्रॉस क्रॉसिंग ट्रैक्स। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हनी बी कॉलोनीज एंड बी हाइव्स, प्रोवाइड्स लोन फॉर सेटिंग अप हनी प्रोसेसिंग यूनिट, और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता चल ही गया होगा ये प्लान बी क्या था। बी से रिलेटेड है, तो आप तो सबसे पहले जो दोस्त हमारे नहीं जानते होंगे वो तो ऑप्शन बी और सी में ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आंसर होगा ए। क्योंकि इंडियन रेलवे जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे है ना, उन्होंने वो अपने उनका जो लाटागुड़ी एरिया है, वो एरिया में ट्रैवल करते वक्त उन्होंने क्या किया, जो भी क्रॉसिंग होती है वो सब एरिया में वो क्या किया, इंजन के सामने एक फ्रीक्वेंसी का बी, अपने प्लान बी के तौर पे एक ये लेके आया, ताकि वो बी करके कुछ साउंड करेंगे, जिस तरह से मधुमक्खी करते हैं, मतलब हनी करते मैंने मधुमक्खी जिस तरह से साउंड करते हैं ना, जिस फ्रीक्वेंसी से, उस तरह का साउंड करेंगे, ताकि अगर ये ट्रेन इधर से जा रहा है उस कुछ स्पीड से, और क्या हो रहा है कि वो इस तरह का साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, जो भी हाथी होंगे ना वो क्रॉस कर रहे होंगे, वो पहले ही साउंड को मतलब ये समझ लेंगे और वो नहीं आएंगे ट्रैक में। क्योंकि हाल ही में देखा जा रहा था कि बहुत सारे हाथी हैं जो ट्रेन के मतलब इंजन के सामने आ जा रहे थे और वो मर जा रहे थे। तो ये सब के तरह से ये जो बजिंग साउंड होगा, ये क्या करेगा, एलिफेंट को वार्न करेगा कि आप इसमें ना आए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निर्भया फंड फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। ये फंड से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से पता होगा। हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। तो निर्भया फंड वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2013 विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ 1000 करोड़। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द की स्कीम्स अंडर द स्टेट्स हैव बीन allocated मनी इंक्लूड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। थर्ड स्टेटमेंट है, Mizoram has emerged as a top state in terms of utilization of money across various schemes under the Nirbhaya Fund। ठीक है, आप तीनों स्टेटमेंट समझ ही पा रहे होंगे, इजी लैंग्वेज में ही था, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ूंगा। और आप यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इस निर्भया फंड से रिलेटेड ही बताया गया है, और ये सही बात है जो भी इस स्टेटमेंट में दिया गया था। पर ये जो स्टेटमेंट 3 है, ये मिजोरम नहीं है। ये मिजोरम इसलिए नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ यहाँ पे दिया गया, मिजोरम हैज एमर्ज एज अ टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ, हाँ टॉप स्टेट के तरह, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ सबसे आगे है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब है कि चंडीगढ़ ने 59% जो आपका ये है वो यूज किया है एज ए निर्भया फंड जो उनको एलोकेट किया गया था, तो इसलिए चंडीगढ़ है सबसे आगे, ना कि मिजोरम। पर हाँ, ये एक तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन डी भी सही हो सकता था, क्योंकि अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मिजोरम तो हाँ सच में आगे है, बट चंडीगढ़ एज ए यूटी वो सबसे आगे है, और यूटी और स्टेट सभी में वो सबसे आगे है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सही मान रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। ये भी काफी थे न्यूज में, ये क्योंकि ये 2018 से ही चलते आ रहे हैं। 2018 से अभी 2020 तक यूपीएससी के मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर हम हमारे मतलब फ्यूचर के जो भी हमारे सोर्स ऑफ फ्यूल है उनमें ये काउंट होने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट से लेके जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको इस टर्म से रिलेटेड जरूर पता हो। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या है, द पॉलिसी एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है। स्टेटमेंट टू है कि मतलब क्या यहाँ पे एक्सपैंड दिया है, ये भी एक कीवर्ड को लेके रखिए आप। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, द पॉलिसी अलाउज यूज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल विद द अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा। ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। क्या है इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, ये ग्राम सभा है कि कोई और है या सच में ग्राम सभा ही है, तब तो आप इजीली इसे या तो राइट या तो रॉन्ग कह सकेंगे। पर ये कीवर्ड इस स्टेटमेंट का यही है। उसके अलावा द पॉलिसी एनकरेजेस सेटिंग अप ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। ये एनकरेज कर रहा है, इस तरह का लिखा, यहाँ का कीवर्ड ये हो गया। उसके अलावा द पॉलिसी एनकरेजेस, फिर से इंपोर्ट, यहाँ का एनकरेजेस इंपोर्ट हो गया दोनों, क्या, थर्ड जनरेशन 3G बायोफ्यूल्स। तो ये चारों स्टेटमेंट में आपने देख लिया, ये चार कीवर्ड भी मिल गए आपको। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है। तो हो गया क्या, ऑप्शन ए सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 और 4 गलत है, यानी ग्राम सभा नहीं है। ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये एक्चुअली ये क्या, फर्स्ट जनरेशन जो इधर मतलब ये जो बेसिक फ्यूल्स थे, फर्स्ट जनरेशन यानी 1G जिसको बोला गया था, उनको वो कौन थे, तो बायो इथेन एंड बायोडीजल एंड एडवांस बायोफ्यूल्स। ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल थे, मतलब ये एडवांस बायोफ्यूल्स थे, वो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल थे। उसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो टू ड्रॉप इन फ्यूल्स, उसके अलावा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल वो हो गए। उसके बाद बायो सीएनजी एटसेट्रा, ये हो गया सब कुछ थर्ड जनरेशन में। और इसके साथ ही ये जो ताकि इसका एक्सटेंशन हम आगे तरह से बढ़ सके, तो फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंसेंटिव्स हर कैटेगरी में दिया जा रहा है। और ये जो पॉलिसी है ये रॉ मटेरियल और इथेनॉल प्रोडक्शन को अलाउ करेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि हाँ सच बात है, ये रॉ मतलब जो भी जो दिया हुआ है कि एक्सपैंड द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये सच बात है, क्योंकि शुगर के जूस और शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट, स्वीट सरगम, स्टार्च, ये सब के जो भी जो लोग मतलब इसके ऊपर जो बिजनेस करते हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए स्कोप दिया जाएगा। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को मैं बताते हुए बोलूंगा कि ये जो ग्राम सभा है ये ग्राम सभा है नहीं, और ये जो फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि कभी भी 3G बायोफ्यूल्स के लिए इस बार, क्योंकि ये तो हम चाह रहे हैं इंडिजिनस करने के लिए, तो हम इंपोर्ट क्यों करने में इनकरेज करेंगे, हम इसे इंपोर्ट करने में इनकरेज नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके अलावा हमको ये पता चल रहा है ये ग्राम सभा के साथ में ये नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनके साथ मिलके ये मतलब ये जो होंगे ये अप्रूवल देंगे किसी भी जगह में प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग। ठीक है। उसके अलावा जो ये पॉलिसी का इनकरेज करने का काम होगा, ताकि जो चेन मैकेनिज्म है बायोडीजल प्रोडक्शन का वो भी अच्छे तरीके से किया जा सके। ऑयल सीड्स और यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिस तरह से ना रुको RUCO जो आया हुआ था रिसेंटली, आपने न्यूज में सुना होगा, तो वो सब भी मतलब एक शॉप, एक बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे मतलब कितने सारे लीटर ऑफ ऑयल जो है एक बार फ्राई होने के बाद वो लोग दूसरे दिन भी सेम यूज करते हैं, तीसरे दिन भी सेम यूज करते हैं, चौथे दिन भी बचे गए रह गए तो सेम ही यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो जा रहा है इसको रोकने के लिए ये भी एक डेंजरस है ट्रांस फैट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और दूसरे अलावा इसको अगर इस ऑयल को हम अगर मतलब एज अ रीयूज कर सक रहे हैं एज अ बायोडीजल प्रोडक्शन फॉर्म के तौर पे, तब तो वो लोग आसानी से सेल करना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी रीयूज करने की जगह अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे, तो वो यहाँ देने की जगह वो वापस इधर दे देंगे और उसके टर्म्स में उनको पैसे मिल जाएंगे, जिसके वजह से वो फिर दूसरे ऑयल को, फ्रेश ऑयल को यहाँ पर लाएंगे और वो जो ऑयल है वो सेल कर देंगे, ताकि बायोडीजल प्रोडक्शन में हम मतलब कुछ जो भी बायोडीजल फॉर्मेशन में काम आ सके। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्विप प्रोग्राम, EQUIP प्रोग्राम। ये जो है इज एन एक्रोनिम फॉर इकोनॉमिक क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम।
तो ये जो हो गया इस स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा कीवर्ड है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तब तो आप बता देंगे ये सही है या गलत। उसके अलावा वरना आपको, क्योंकि मैं हमेशा इसलिए आपको बोला हूँ कि जब भी इस तरह का कुछ हो, जैसे स्ट्राइड आया था बीच में, STRID, या एम स्ट्राइक्स आता है, टाइगर से रिलेटेड जो भी होता है, तो कुछ भी अगर आता है तो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि उसके फुल फॉर्म को भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसका एक्रोनिम जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी का ये सब फेवरेट मतलब क्वेश्चन बनाने का तरीका है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दिया गया है टू ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी एक कीवर्ड हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो सोल्यूशन हो गया डी, यानी दोनों के दोनों ही मतलब स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये जो इक्विप का जो एक्रोनिम था ये नहीं था, ये था एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। एजुकेशन ये भी हुआ इक्विप, और इसे HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स, जब एजुकेशन से रिलेटेड है तब तो वो HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स ही लेके आएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन डी हो गया सही। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया था ताकि हायर एजुकेशन में अगले 5 साल में ट्रांसफर हम बहुत ही अच्छे मात्रा में ले आ पाए। तो ये एक तरह से 5 ईयर विजन है, इक्विप से हम ला पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आज के ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ही है रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट वाइज इसलिए देते हैं क्योंकि यूपीएससी का यही पैटर्न है, कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन देके 4 आंसर नहीं देगा। अगर ये 100 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी तो उसमें से शायद ही आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा। बट हाँ, स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपको 50 से 60% तो सिर्फ इसी तरह के मिलेंगे आपको, कि जो स्टेट क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन और उसका 4 ऑप्शन। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है ये स्टेटमेंट इसके। गो ट्राइबल कैंपेन वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड इन एसोसिएशन विद गूगल इंडिया। तो ये जो ट्राइबल कैंपेन से रिलेटेड है तो ये तो एक बन नहीं सकता, मतलब क्या ये एक तो कीवर्ड बन नहीं सकता। बट हाँ, ये गूगल इंडिया के साथ हुआ है कि नहीं हुआ ये आपको सोचना पड़ेगा कि गूगल इंडिया है कि नहीं, तो ये एक कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का। उसके अलावा ये जो कैंपेन है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोमोट ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट एज वेल एज एड इन सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इंडियन ट्राइब। तो ये प्रमोट करना हुआ ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो है तो ये कीवर्ड, बट लेकिन आप ये गो ट्राइबल कैंपेन से अंदाजा लगा पाएंगे कि ये सही है, लग रहा है इस तरह का चीज, पर फिर भी इस स्टेटमेंट का कीवर्ड यही हुआ। उसके अलावा ट्राइफेड जो है TRIFED, इस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में है, और इसका काम होता है ट्रैवल प्रोडक्ट और जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको अच्छे से ब्रांड नेम करते हुए इसको मतलब सपोर्ट करना है, जितने भी ट्रैवल आर्ट एंड क्राफ्ट है। और इसको मतलब ये ट्राइब्स इंडिया के नाम से इसको मतलब एक तरह से प्रमोट करते हैं, ये ट्राइफेड का काम होता है। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, मैंने कीवर्ड्स भी आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, बाकी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों तो सही हो गया। स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि गूगल इंडिया नहीं है, यह अमेजन ग्लोबल। ठीक है, तो इसी तरह का बाकी जो ट्रैवल अफेयर्स था ये तो मैंने बोला कि उतना ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि गो ट्रैवल कैंपेन है तो ट्रैवल मिनिस्ट्री होगा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। बट ये गूगल के साथ नहीं, ये अमेजन ग्लोबल के साथ है। ठीक है, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन हो गया सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड हम स्टेटमेंट्स के बारे में अब देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हमने एनालिसिस में अपने जो करंट अफेयर एनालिसिस थे उस जुलाई मंथ की, उसमें अच्छे तरीके से किया भी था। तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि जो ADP है ये एम्स टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव शोन रिलेटिवली लेसर प्रोग्रेस इन की सोशल एरियाज एंड इमरजेंस पॉकेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये क्या, रैपिडली ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट्स, इस तरह का ये है। तो ये लग तो रहा है सही है स्टेटमेंट, क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ के, बट अगर इसका जो कीवर्ड हो सकता है अगर, तो ये सारे ही कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो द डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट assess performance across 5 development areas: health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आप समझ रहे हो ना, जितने ज़्यादा आप कितने सारे बैंक हैं
और कितने सारे किसी एरिया में मतलब नंबर ऑफ बैंक्स और कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, मतलब वहाँ के अगर पॉपुलेशन अगर 2 लाख है तो 2 लाख में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग का अपना मतलब अपना पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे वो पैसे रखते हैं। तो हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन आप करके रखे हुए हैं सभी, मतलब सभी इतने फ्रेंडली हैं, वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं वहाँ के जो भी बैंक्स हैं। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक जो भी फर्स्ट ग्रेड कुछ भी हो, तो उस तरह के जो भी जितने भी होंगे वो सब हो गए। उसके अलावा जो ये दे रहा है, जो इसका देर आर नो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आइडेंटिफाइड है इतना, तो यहाँ का कीवर्ड हो गया ये। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया और यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। तो कीवर्ड्स को ध्यान देते हुए आप आंसर टिक करिए, हम भी बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो क्या है, ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, बट स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि जो यहाँ नो डिस्ट्रिक्ट दिया ये गलत बात है, क्योंकि टोटल आप देखोगे तो बारपेटा, बाक्सा, दरांग, धुबरी, ग्वालपारा, हाइलकुंडी, उदलगुरी जो कि असम में है, उसके बाद नामसाई अरुणाचल प्रदेश में, चांदेल मणिपुर में, रिभोई मेघालय में, मामिक जो कि मिजोरम में है, काफी किफिरे नागालैंड में है, और वेस्ट सिक्किम सिक्किम में है, और धालाई त्रिपुरा में। तो ये सारे इतने सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, और यहाँ पे दे दिया कि एक भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है, जबकि ऐसा है ही नहीं कि बहुत ज्यादा। तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है जो यहाँ पे उन्होंने कहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से आ गया, अबाउट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, यानी NCPOR। तो इनसे रिलेटेड हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसके बाद सही या गलत ये हमें जज करना है। तो क्या है कि NCPOR हैज एस्टेब्लिश्ड ए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन नेम्ड हिमांस इन हिमालय। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत देख लेते हैं। ये तो हिमांस और हिमालय ही हो गया आपका कीवर्ड। उसके अलावा NCPOR जो है वो फंक्शन अंडर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो ये हो गया सेकंड कीवर्ड इस स्टेटमेंट का, मतलब पहला कीवर्ड हो गया सेकंड स्टेटमेंट का। फिर NCPOR जो है डज नॉट हैव द परमिशन टू डू रिसर्च इन द आर्कटिक, ये डज नॉट, ये जो डज नॉट हो गया ये कीवर्ड हो गया, कि डज नॉट है या है ये आपको बताना है। तो इन द आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। चलिए देख लेते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन को। तो क्या पूछ रहा है, ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, और यहाँ ये सच है, हिमांश और हिमालय का सबसे हाई एल्टीट्यूड में, जो कि 4000 मीटर जो मतलब एल्टीट्यूड है, सुत्री ढाका जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे ये एक रिसर्च स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम हिमांश रखा गया, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा मतलब अंडर में आते हैं ये NCPOR। और इनका जो है पर ऐसा लिखा है डज नॉट, ये डज नॉट सही नहीं है, यही है जो काफी दिनों से काफी सालों से ये आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक में एक्सपेरिमेंट भी करते आ रहे हैं, तो ये सच बात है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया सही, बाकी स्टेटमेंट 3 गलत है। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री यानी स्फ्रूति will facilitate the cluster-based development to make traditional industries more productive, profitable, and capable for generating sustained employment opportunities. उसके अलावा स्फूर्ति जो है वो फोकस करेगा किसमें, बम्बू, हनी और खादी क्लस्टर्स में। उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY aims to address critical gaps in value chain including infrastructure, modernization, production और ये सारी चीज में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपने ये भी देख लिया तीनों स्टेटमेंट्स को, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बात नहीं है, बस स्टेटमेंट वाइज स्फूर्ति में क्या क्या थी उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं। अगर आपको पता है स्फूर्ति से रिलेटेड तो इजीली कर पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ तुगरम लगा के इसे क्लिक करना होगा, क्योंकि स्टेट जिस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट के बारे में पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तब तो आप इजीली कर सकोगे, पर किसी के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत आएगा, आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी हो गया, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीनों के ये बम्बू और हनी और खादी क्लस्टर से रिलेटेड ये डील करते हैं, और ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है वो भी सही है, स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो इस तरह का फुल जो भी एक्रोनिम है इसको भी याद रखा करिएगा, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक्रोनिम का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इसको फोकस किया जाता है यही मतलब प्रधानमंत्री PMMSY जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज विल एस्टेब्लिश
रॉबर्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिससे हम जो भी हमारे किसान और जो भी हमारे फिशरीज मतलब मछुआरे भाई लोग हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह के उनका हर तरह का फ्रेमवर्क देके हम उसको मैनेज करने में मदद कर सके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दस्तक। दस्तक कैंपेन से रिलेटेड हम जानेंगे। क्या है ये? तो इट इज अ लार्ज कैंपेन स्टार्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट टू इरेडिकेट डेडली एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस डिजीज। ठीक है, तो ये बिहार गवर्नमेंट हो गया यहाँ का कीवर्ड। बिहार है कि वेस्ट बंगाल है कि झारखंड है कि यूपी है, अगर अंदाजा है तब तो आप कर सकोगे, नहीं अगर है तब तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द कैंपेन एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस एज वेल एज एक्यूट एंसेफेलाइटिस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस। मतलब टू क्रिएट अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग ही रहा है, बट ये अवेयरनेस के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए कीवर्ड इस स्टेटमेंट का तो यही बन गया। उसके थर्ड स्टेटमेंट द कैंपेन हैज बीन सपोर्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थर्ड स्टेटमेंट का कीवर्ड हो गया। तो ये तीनों कीवर्ड को ध्यान देते हुए आपको बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इसमें से कुछ गलत है, कौन से सही है। तो सोल्यूशन हो गया बी, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, जो कि एक्चुअली ये दस्तक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये तो मैंने बोला है, ये तो मतलब अवेयरनेस से रिलेटेड को ही बता रहा है दस्तक के बारे में, बट स्टेटमेंट 1 और 2 है वो गलत है। ये बिहार गवर्नमेंट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। ठीक है, यूपी जो उसके नेबरिंग स्टेट है। उसके अलावा ये जो कैंपेन है ये सपोर्ट कर रहा है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है यूनिसेफ के द्वारा करा जा रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन बॉडी है। तो इसी के लिए स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम, जो कि काफी है न्यूज में और काफी ज्यादा है। आप किसी भी बैंक में जाओगे तो आपको काफी ऐसे जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो काफी लंबा लाइन लगा के वेट करते हैं ये केसीसी के। तो ये है क्या, ये तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उसके बाद अगर इसके बारे में भी हम कुछ इसके बारे में मतलब डिस्कशन भी करेंगे। तो केसीसी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स टू हेल्प टू देम मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो ये एक्सटेंड किया गया है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये हो गया कीवर्ड इस स्टेटमेंट का कि ये एक्सटेंड किया गया है इन एरिया में या नहीं, ये आपको बताना है। फॉर द फार्मर्स द लोन्स टेकन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कैन बी रीपेड आफ्टर हार्वेस्ट। रीपेड आफ्टर हार्वेस्ट, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, आपको पता है, या आफ्टर हार्वेस्ट, बिफोर हार्वेस्ट, या बिटवीन पार्शियल पेमेंट करते हुए। तो ये आपको अगर पता है तब तो स्टेटमेंट को सही या गलत आप कर सकोगे। Interest subvention is available for farmers only in case of prompt repayment. ओनली इन केस ऑफ दे दिया है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट, तो ये थर्ड स्टेटमेंट का कीवर्ड बन चुका है। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन है सी, स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, बट ये जो स्टेटमेंट 3 था ओनली वाला वर्ड जैसा मैंने बोला ये नहीं सही था। ये जरूर सही था कि हाँ रिपेड आफ्टर हार्वेस्ट, ये सही बात है कि यहाँ फार्मर्स, इसमें जो सबसे ज्यादा केसीसी की स्कीम के तहत एडवांटेज मिला फार्मर्स को वो ये है कि वो रिपेमेंट करेंगे हार्वेस्ट के बाद। ठीक है, बट ये जो प्रॉम्प्ट से रिलेटेड इशू जो उठा रहा है ये क्या है कि जो इंटरेस्ट सबमिशन इज अवेलेबल फॉर फार्मर्स एट 2% पर एनम एट द टाइम ऑफ डिसबर्सल ऑफ लोन और additional interest subvention at the rate of 3% per annum in case of prompt repayment as prompt repayment incentive। तो मतलब यहाँ पे ओनली जो दे दिया ये तो गलत दे दिया, यहाँ पे इस तरह का 2% और 3% उसके अलावा इस तरह का क्लॉजेस दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इनक्रेडिबल यू, ये एक कैंपेन था जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभार यूपीएससी दे देते हैं, तो हम वो कभी कभार के लिए प्रिपेयर उसके लिए भी रहेंगे। और हम जानते हैं कि ये किसके अंदर होगा। तो इनक्रेडिबल यू आपको बहुत सारी देखिए जो भी ऑप्शन दिए हैं आप सारे के सारे में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन होगा डी, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस तरह का इनक्रेडिबल यू तो ऐसा लग रहा है कि ये तो ट्राइबल या सोशल जस्टिस के रिलेटेड है, या ह्यूमन रिसोर्स में भी होगा कि स्टूडेंट्स या एजुकेशन लाइन सेक्टर में भी ये इनक्रेडिबल यू अपने अंदर कुछ इनक्रेडिबल फाइंड करो। बट ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ने इसे लॉन्च किया है। तो क्या था ये, तो ये कैंपेन रिलीज किया था ग्लोबली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2018-19 में, और इनको डिक्लेयर विनर भी किया गया है पाटा, जो कि
पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के द्वारा गोल्ड अवार्ड 2019 में दिया गया है। क्यों? तो मार्केटिंग प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन कैटेगरी के में इनको दिया गया है। इसको और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था जुलाई मंथ में। तो आप अगर यदि इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप वहाँ भी उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। और ये जो द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन वो भी 2017 में लॉन्च हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी थी, और 2018-19 में उनको गोल्ड अवार्ड भी मिल गई। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरोग्यपाच, मतलब आरोग्य पाच विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो क्या है तीनों स्टेटमेंट, देखते हैं। इंडियन साइंटिस्ट हैव अडॉप्टेड द जेनेटिक मेकअप ऑफ आरोग्य पाच विच इज अ हाईली पोटेंट मेडिकल प्लांट। तो क्या ये इन्होंने क्या डिकोडेड किया है जेनेटिक मेकअप ऑफ आरोग्य पाच, जो कि हाईली पोटेंट मेडिकल प्लांट है। चलिए देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में द प्लांट इज एंडेमिक टू मिजो हिल्स। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट का आपको कीवर्ड। थर्ड स्टेटमेंट है द प्लांट इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल यूज बाय द कानी ट्राइबल कम्युनिटी टू कॉम्बैट फैटिग। ये जो कानी ट्राइबल है वो क्या, जो फैटिग मतलब जिस तरह से सर चकरा जाना, कमजोरी लगना वो होता है, तब क्या ये इस आरोग्य पाच का यूज करते हैं वो। तो ये सभी को पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो क्या है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। ये थर्ड वाला जैसा मैंने बोला ये कीवर्ड ये गलत है। ये मिजो हिल्स नहीं होगा, ये होगा अगस्त्या हिल्स, जो कि हमें साउथ में मिलता है, केरला और तमिलनाडु के बीच के बॉर्डर एरिया में, जो कि वेस्टर्न घाट्स का एक ईस्टर्न साइड हुआ। ठीक है, तो ये अगस्त्य हिल्स में इस तरह का हुआ था, और ये सच बात है, इसको मिरेकल प्लांट भी बोलते हैं कानी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि ये फैटिक होने के समय जो लोग इस तरह का जब सर चकराना या इस तरह का बेहोशी का जब आते हैं, तब वो ये लोग एज अ मिरेकल प्लांट इस आरोग्य पाची को यूज करते हैं, जो कि काफी था न्यूज में। तो ये क्या है इससे रिलेटेड, इसके बारे में मैंने अच्छे तरह से करंट अफेयर एनालिसिस में डिस्कस किया था, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर भी पाए होंगे। तो इसके अलावा इसका और भी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें ये काम आया जाता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, एंटी माइक्रोबियल के तौर पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जलन उलन कुछ होता है, उसके अलावा एंटी ट्यूमर के तौर पे, एंटी अल्सर वगैरह, ये सब चीज़ पे, एंटी डायबिटिक, हर चीज़ में ये बहुत ही कामदायक है। तो ये ज़्यादा मतलब इस तरह का और कहाँ पाया जाता है, ये अगस्त्या हिल्स में। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से आप क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने सही किया होगा। अगर जो भी हमारे दोस्त 70% से कम क्वेश्चंस इसे सही कर पा रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, या तो हमारे वीडियो से हमारे साथ बने रहे हैं तो हमारे ही वीडियोस को अच्छे से देखें, और या नहीं तो आप जो भी अपना जो भी सोर्स फॉलो किए हैं उसको अच्छे से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही एक आपका एकमात्र रास्ता है जो कि आपको मतलब यूपीएससी का नैया पार करा पाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी ज़्यादा से अच्छे क्वेश्चंस को मैं और लाते रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको 95% तक का जो भी करंट अफेयर्स टॉपिक्स है ना वो मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा ही अपने पूरे सेशन में, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन मिला के। तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से बने रहिए, आप कोई एक सोर्स को फॉलो करिए, या तो मुझे करिए, या नहीं तो आप कहीं और भी कर रहे हैं, वो करते करते हमें जैसे एज अ क्रॉस चेक करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए आप कितने पानी में, ये सब भी देखने के लिए भी आप देख सकते हैं। बट आप अच्छे से फोकस करिए, रिविजन करिए, आपको जरूर सक्सेस जल्द से जल्द मिलेगी। बढ़ते हैं, तो अब इसी के साथ हम कल मिलेंगे, और थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से इसी टाइम में। स्टे सेफ, जय हिंद।